चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम आज की शुरुआत होगी हमारी फॉरेन वाले पेज से और आज हम देखेंगे ग्रीस का मैप। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यदि हम ग्रीस की लोकेशन को देखें तो वो पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में भी यदि लोकेशन देखें तो यूरोप महाद्वीप का जो दक्षिणी वाला छोर है वहाँ पर स्थित है ग्रीस देश। और दूसरी बात ये है, यदि हम मेजर सी की बात करें तो ग्रीस के दक्षिणी वाले हिस्से में मेडिटेरियन सी स्थित है। ठीक है, ग्रीस के यदि आप पूर्वी दिशा में जाओगे तो ब्लैक सी स्थित है। ठीक है, ग्रीस के राइट हैंड पर ही टर्की देश स्थित है। और यदि हम बाल्टिक सी की बात करें तो ये पड़ता है ग्रीस के नॉर्थ वाले हिस्से में। और यदि आप ऊपर चले जाओगे यूरोप के तो वो पड़ जाता है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, बेरेंट सी। यदि हम मेजर रेखाओं की बात करें तो आर्कटिक सर्किल, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा है उसके बीच, और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली और आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री वाली नॉर्थ वाली, दोनों रेखाओं के बीच में स्थित है ग्रीस देश। ठीक है, और यदि हम बात करें प्राइम मेडिटेरियन की तो किस तरफ पड़ती है, ग्रीस के ये पड़ती है लेफ्ट हैंड वाले साइड में। ठीक है, और यूरोप से ही यदि हम देखें लोकेशन, अब चूंकि ग्रीस जो है यूरोप में आता है, यूरोप में बाल्टिक सी एकदम बीचों नॉर्थ वाले हिस्से में, ये बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्थ सी पड़ता है इसके नॉर्थ। और यदि आप जाओगे पश्चिम की तरफ तो उधर। ठीक है, और यदि हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो नॉर्वेनियन सी है, अटलांटिक ओशियन यूरोप के पड़ता है किस तरफ में, पश्चिम की तरफ में। इसके बाद वाला जो मैप आप देख रहे हैं ये बताता है कि ग्रीस कौन कौन से देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, इसकी तो ज़्यादातर सीमाएं हैं वो नॉर्थ की तरफ दिखाई पड़ रही हैं हमको। ठीक है, इस प्रकार से तो नॉर्थ की तरफ में यदि हम शुरुआत करते हैं इसके पश्चिमी वाले हिस्से से तो नॉर्थ में अल्बानिया से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद मैसेडोनिया है, फिर और नॉर्थ में ही बुल्गारिया है। इसके बाद ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये टर्की का है जिसके साथ में ग्रीस अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और टर्की और जो ग्रीस है इसके बीच में है एजियन सी स्थित है। और यदि ग्रीस के नीचे जाएंगे हम तो मेडिटेरियन सी है। और कुछ यदि हम जानकारी इसकी जियोग्राफी से रिलेटेड देखें तो ग्रीस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। यूरोप महाद्वीप में यदि हम बात करें कि सबसे पुराना देश कौन सा है तो वो ग्रीस भी उसमें शामिल है। लाइंग ऑन द साउदर मोस्ट एज ऑफ द बाल्कन पेनिसुला, बाल्कन प्रायद्वीप जो कि यूरोप में स्थित है, इसके ये पर्दा है साउदर्न मोस्ट वाले एज पे, मतलब किनारे पर, जो कि सराउंडेड है सी के द्वारा, समुद्र के द्वारा, तीन तरफ से ये समुद्र के द्वारा घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर तीनों तरफ से ये, केवल एक साइड से ये देशों के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा है, बाकी तीनों तरफ से पानी से ये घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कई जो है बड़े बड़े द्वीप भी हैं, कुछ स्मॉलर आइसलैंड भी हैं इन द लोनियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड। इसके अलावा एजियन सी ऑन द ईस्टर्न साइड। एजियन सी इसके किस तरफ पड़ता है, ईस्ट वाले हिस्से में पड़ता है। यदि हम बात करें ग्रीस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, क्रेटे इज़ आल्सो वन ऑफ द साउदर्न मोस्ट वन। तो जो क्रेटे आइसलैंड है जो कि सबसे बड़ा इसका द्वीप है वो भी सबसे इसके नीचे, मतलब दक्षिणी हिस्से पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यदि इसके हम माउंटेन्स को देखें तो ये पिंडन्स माउंटेन इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। इसके अलावा पेलोपोनीस माउंटेन देखने को मिलता है, और हमको देखने को मिलता है थिसाले
ठीक है। और और भी देख लेते हैं, जैसे कि ये वोरास हो गया, मैसेडोनियन और रहोडोपे, वेस्टर्न थ्रेस, ये यहाँ पर के जो मेजर पर्वत है ना, पहाड़ है, उनके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। ठीक है। ज़्यादातर कंट्री की जो टेरेन हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो हमें माउंटेन ही दिखाई दे रहा है। मतलब कंट्री की उच्चावच की स्थिति यदि हम देख रहे हैं तो ज़्यादातर हमको माउंटेन ही देखने को मिलते हैं। इसी के चलते चलते ये जो है ना, यूरोप का मोस्ट माउंटेनियस कंट्रीज बन जाता है। यदि हम बात करें लार्जेस्ट माउंटेन चेन की, तो ये है पिंडस माउंटेन, जिसको हम देखे हैं ना, पिंडस माउंटेन सबसे लंबा माउंटेन यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाला पूरा इस प्रकार से नॉर्थ से लेकर के साउथ में पूरा फैला हुआ है। तो पिंडस माउंटेन के बारे में हमको ध्यान रखना है। दैट रन्स अबाउट नॉर्थ से लेकर के साउथ एट द सेंटर ऑफ द मेन पेनिसुला। तो मेन हम प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये फैला हुआ है। द हाईएस्ट शिखर की यदि हम बात करें ऑफ दिस माउंटेन इज माउंट स्मोलिकास एट एन एलिवेशन ऑफ 2637 मीटर। ठीक है। हाईएस्ट शिखर भी हमने देख लिए हैं, ये है स्मोलिकास, यहाँ पे दिख रहा है स्मोलिकास ओरास 2637। ठीक है। और ये पड़ता है, ये भी नॉर्थ वाले हिस्से पर ही पड़ता है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को कि न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। यहाँ पर बात बताई गई है कि यदि ग्रीस को जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस से निपटना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिस्ट्री अलग से बनाना पड़ेगा। तो ऐसा ही काम किया है ग्रीस ने। ग्रीस ने क्रिएट किया है मिनिस्ट्री टू डील विद क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है। एक्स यूरोपियन यूनियन कमिश्नर अपॉइंटेड मिनिस्टर, और इसके मिनिस्टर बनाए गए हैं यूरोपियन यूनियन के पहले कभी ये कमिश्नर रहे थे, उनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्टर के तौर पर। ठीक है। ग्रीस की सेंटर राइट गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड ए न्यू मिनिस्ट्री टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नेम रख दिया है, नेम्ड फॉर्मर यूरोपियन यूनियन कमिश्नर क्रिस्टोस स्टाइलिनाइडाइस एज मिनिस्टर। अब इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी एज है 63 साल, जिन्होंने सेवा दी थी कमिश्नर के तौर पर फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है। कुछ मानवीय सहायता इन्होंने प्रोवाइड करी थी, तो इस मामले में इनको कमिश्नर चुना गया था। एंड क्राइसिस मैनेजमेंट बिटवीन 2014 से लेकर के 2019 के बीच में, एक तो इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया, इसके अलावा क्राइसिस का मैनेजमेंट किया था 2014 से लेकर के 2019 तक। इनको अपॉइंट किया गया था इन द वेक ऑफ वाइल्ड फायर्स दैट बर्न मोर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द आइसलैंड ऑफ इविया एंड इन साउदर्न ग्रीस। जब वहाँ पर आग लगी थी तब उनको अपॉइंटेड किया गया था 2014 से लेकर के 2019 के बीच में क्राइसिस मैनेजमेंट के तौर पर। ठीक है। Intense heat waves in southern Europe in July and August, described in Greece at the worst in decade, fueled deadly wildfire in Turkey as well as blazes in Italy, France, Balkan countries। तो यहाँ पर जंगल की जो आग है वो कौन कौन से देशों को इसने प्रभावित किया था, उसके बारे में बात बताई गई है। ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम अपॉइंटमेंट की। वाज अनाउंस्ड ऑन मंडे after a previous candidate, former armed force chief and defense minister Evangelos Apostolakis withdrew, citing the lack of promised cross-party consensus for the new post। ठीक है। As Minister of Climate Crisis and Civil Protection, MR Stylianides will head firefighting, disaster relief and policies to adopt rising temperature resulting from climate changes।
किन किन क्षेत्र पर इनको हेड बनाया गया है, तो फायर फाइटिंग से रिलेटेड, इसके अलावा डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड, और पॉलिसीज टू एडॉप्ट राइजिंग टेम्परेचर रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। Before serving as Commissioner, M.R. Stylianides was the European Union's head coordinator for the bloc response to Ebola epidemic in West Africa. अब कमिश्नर के तौर पर भी नियुक्त होने के पहले ये कहाँ पर काम करे थे, इसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है कि ये वेस्ट अफ्रीका में इबोला जब एपिडेमिक फैला था तो उनके क्या रहे थे, यूरोपियन यूनियन के हेड कोऑर्डिनेटर रहे थे, और ये साइप्रस के रहने वाले हैं। विल बी अवार्डेड ग्रीक सिटीजनशिप बिफोर बीइंग स्वॉर्न इन द फ्राइडे, तो इनको जो है यहाँ की नागरिकता भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद यदि हम फ्रंट पेज की न्यूज़ देखें तो तालिबान ने क्लेम कर लिया है टोटल कंट्रोल एज पंजशीर रेजिस्टेंस फोल्ड, तो पंजशीर वैली पर अब तालिबान ने कब्जा करने का दावा कर दिया है। और पहले तो जब पंजशीर की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे अपने क्षेत्र के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, उनका ऐसा कहना था कि हम जो है हार नहीं मानेंगे। अभी जो है तालिबान ने यहाँ पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन एक बात और सामने ये आई थी कि यदि तालिबान शांति के साथ में बातचीत करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसका मतलब तो यही होता है कि इन लड़ाकों को, ठीक है, दूसरे देशों का समर्थन नहीं मिला, इसके चलते चलते ये इनकी स्थिति कमज़ोर हो गई, इससे यही बात सामने आती है, ठीक है। और यदि हम फ्रंट वाले पेज से ही देखें तो निपाह वायरस से ही है। कल हमने निपाह वायरस के बारे में डिस्कस किया था कि निपाह वायरस क्या होता है, कैसे ये फैलता है। तो 11 केसेस हमको और ऐसे मिल गए हैं जो कि बता रहे हैं कि इनको निपाह वायरस हुआ है, इसलिए 251 कॉन्टैक्ट ऑफ विक्टिम की ट्रेसिंग की गई है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा एकदम कड़क कार्यवाही, कड़क कदम उठाया है कि आप जल्दी से जल्दी जो है ट्रिब्यूनल की वैकेंसीज को फिल करिए, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट में भर्ती कर सकते हो जजों की इतनी जल्दी, तो फिर ट्रिब्यूनल तो छोटी मोटी बात है, तो ये आप क्यों नहीं फिल कर रहे हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो निपाह वायरस से रिलेटेड न्यूज़ आई है, तो आज भी हम जो है निपाह वायरस के बारे में जान लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। निपाह वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो मानवों में, उसका मेन रीजन है क्या, पशुओं के द्वारा मनुष्य में फैलता है, फिर ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलने लग जाता है, ठीक है। अब इसके क्या है, कुछ कुछ ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। इसके साथ साथ में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हमको हो सकता है, श्वास से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके अलावा डेथ भी हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर मस्तिष्क ज्वर, फटल मस्तिष्क ज्वर भी देखने को मिलता है, ये उसके कुछ कुछ लक्षण जैसी बातें बताई गई हैं। यदि हम बात कर लें इसकी मृत्यु दर की, तो ये रहता है 40 से लेकर के 75% का, और ये जो रेट है ये भी कम ज़्यादा हो सकता है बाय आउटब्रेक डिपेंडिंग ऑन लोकल कैपेबिलिटी फॉर एपिडीमियोलॉजिकल सर्विलांस एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट। कुल मिलाकर के किसी भी देश में मेडिकल की व्यवस्था किस प्रकार से है, वो देश कितना मजबूत है, उस पर ही डेथ का जो रेट जो है निर्धारित है, ठीक है। निपाह वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कि चमगादड़ है और सुअर है, इनके माध्यम से ये ह्यूमन में फैलता है, या फिर कंटेमिनेटेड फूड्स एंड कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। यदि दूषित भोजन है जिसमें वायरस है, उसको यदि हम यूज़ करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तब भी ये फैल सकता है। इसके अलावा ये फैल सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब मानव से मानव, इंसानों से इंसानों में ये फैल सकता है। अब फ्रूट बैट्स का मेन यहाँ पर बताया गया है कि फ्रूट बैट्स ऑफ द पेट्रोपोडिडाई
फैमिली आर द नेचुरल होस्ट द निपाह वायरस। निपाह वायरस की जो नेचुरल होस्ट है, मेन जो कैरी करके रखती हैं नेचुरली रूप से, वो हैं फ्रूट बैट्स। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल फॉर आइदर पीपुल या फिर एनिमल्स। द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन इज़ सपोर्टिव केयर। तो इसकी वैक्सीन अभी ना तो इंसानों के लिए तैयार हुई है और ना ही एनिमल्स के लिए, केवल सपोर्टिव केयर से ही लोगों को हम बचा सकते हैं। ठीक है। द 2018 एनुअल रिव्यू ऑफ द WHO R&D ब्लूप्रिंट, इसने लिस्ट किया है ऑफ प्रायोरिटी डिसीज इंडिकेट दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एक्सिलरेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द निपाह वायरस। तो WHO ने 2008 में ये बात पाया है कि इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसर्च और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आजकल कोरोना के लिए लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी किया, सब देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन ले आए। निपाह वायरस की यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो निपाह वायरस वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1999 ड्यूरिंग एन आउटब्रेक एमंग पिग फार्मर इन मलेशिया। मलेशिया में पिग को पालने वाले फार्मर्स में ये आउटब्रेक हमको देखने को मिला था 1999 में। लेकिन नो न्यू आउटब्रेक्स हैव बीन रिपोर्टेड इन मलेशिया सिंस 1999। 1999 से लेकर के अभी तक कोई नया इन्फेक्शन हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है। इट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन बांग्लादेश इन 2001 में बांग्लादेश में भी देखने को मिला। एंड नियरली एनुअल आउटब्रेक्स हैव ऑकर्ड इन दैट कंट्री सिंस। और फिर तो हर साल भी देखने को इस प्रकार केसेस सामने आ गए बांग्लादेश में। द डिजीज हैज़ आल्सो बीन आइडेंटिफाइड पीरियडिकली इन ईस्टर्न इंडिया। इसके अलावा टाइम टू टाइम इंडिया में भी ये देखने को मिल जाता है। अदर रीजन में बी एट रिस्क ऑफ फॉर इन्फेक्शन एज एविडेंस ऑफ द वायरस हैज़ बीन फाउंड इन द नॉन नेचुरल रिजर्वायर एंड सेवरल अदर बैट स्पीसीज इन ए नंबर ऑफ द कंट्रीज। कहाँ कहाँ शामिल है? कंबोडिया, घाना, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस एंड थाईलैंड। इसके बाद पंजशीर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई थी। तो पंजशीर को यदि हम अफ़गानिस्तान की लोकेशन में देखें ना, तो ये पड़ता है इसके पूर्वी वाले हिस्से की तरफ। ठीक है। ये जलालाबाद है, काबुल है, और इसी के ऊपर तरफ आप यदि जाओगे नॉर्थ की तरफ तो पंजशीर वैली स्थित है। यहीं पर इन्होंने कब्जा करने का दावा किया है। देखो, पंजशीर वैली की लोकेशन की यदि हम बात करें तो लोकेटेड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल। काबुल से 150 किलोमीटर ये नॉर्थ में पड़ती है। द वैली इज़ नियर द हिंदुकुश माउंटेन रेंज। ठीक है। हिंदुकुश माउंटेन रेंज के ये किनारे पर स्थित है। इट इज़ डिवाइडेड बाय द पंजशीर रिवर। पंजशीर रिवर इस घाटी को दो भाग में बांट देती है। एंड यहाँ पर हमको देखने को मिलता है रिंज्ड बाय द पंजशीर माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द कोहिस्तान माउंटेन इन द साउथ। नॉर्थ की तरफ पंजशीर माउंटेन है और साउथ की तरफ है कोहिस्तान माउंटेन, जो कि एक रिंग्ड करते हैं, चक्राकार रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। द माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर। और माउंटेन के जो टॉप वाला हिस्सा है हमेशा वो स्नो से कवर्ड रहता है। दिस डिफ़िकल्ट ट्रेन मेक द वैली ए नाइटमेयर फॉर इन्वेडर। मतलब बहुत ही बुरा अनुभव हो जाता है किनके लिए? फॉर इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारियों के लिए। इसीलिए तो तालिबान के लिए यहाँ पर कब्जा करना ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ की तरफ से, पंजशीर की तरफ से जो लड़ाके लड़ रहे थे वो लोकल ही थे, एक एक एरिया को वो जानते थे। तो इसीलिए यहाँ पर उतना आसान नहीं था कि तालिबान आसानी से कब्जा कर लेगा। और यदि हम इसके महत्व की बात करें ना, तो द वैली हैज़ रिपीटेडली प्लेड ए डिसिसिव रोल इन अफगानिस्तान्स मिलिट्री हिस्ट्री एज इट्स जियोग्राफिकल पोजिशन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्लोजेस इट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे कि हमारे यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ठीक इसी प्रकार से मान के चलो ये अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान से ये एकदम लास्ट में ही पड़ती है ना यहाँ पर। तो अदर जो आक्रमणकारी है उसको अफ़गानिस्तान से बचाने की काम करती है। एक प्रकार से इसकी लोकेशन इस टाइप की है। द ओनली एक्सेस पॉइंट टू द रीजन इज थ्रू ए नैरो पैसेज क्रिएटेड बाय द
पंजशीर रिवर विच कैन बी इजिली डिफेंडेड मिलिट्री। अब यहाँ से यदि आपको एंट्री करना है तो एक ही रास्ता है जो कि पंजशीर रिवर बना रही है। तो अब यदि आप वहाँ से घुसोगे तो मिलिट्री एकदम आसानी से आपको डिफेंड कर लेगी। ठीक है। फेम्ड फॉर इट्स नेचुरल डिफेंसेस द रीजन टग्ड इनटू द हिंदू कुश माउंटेन नेवर फेल टू तालिबान ड्यूरिंग सिविल वार ऑफ 1990s नॉर वाज इट कॉन्कर्ड बाय द सोवियत ए डिकेड अर्लियर। तो अभी तक इसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है कि ये यहाँ पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल रहा था, चाहे वो तालिबान हो चाहे वो सोवियत हो। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज वाली, वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। ट्रिब्यूनल जिसको हम हिंदी में अधिकरण कहते हैं, यदि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि हम देखें तो देखो, हमारा जो संविधान है इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में कोई भी उपबंध नहीं किया गया है। ठीक है। लेकिन संविधान का 42वां संशोधन किया गया 1976 की ये बात है। ठीक है। संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया था। ठीक है। वो पार्ट था ये वाला। ये पार्ट जब जोड़ा गया, ठीक है, और पूरा नाम हो गया इसका का, इस भाग को ट्रिब्यूनल नाम दिया गया था। इसमें भी 2 आर्टिकल थे, एक था 323 का है और इसी का 323 का खा है। 2 आर्टिकल इसमें हमको देखने को मिलते हैं। भाग एक्स डबल आई वी, ठीक है, और इसमें आर्टिकल 2 ठो है, 323 का और 223 खा है। अब 323 का जो का वाला आर्टिकल है ये प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, और यदि हम खा वाले की बात करें जो कि अन्य जो भी मामले हैं उनको हैंडल करने के लिए ट्रिब्यूनल की बात करता है। अब ये बात आर्टिकल यदि हम 323 का की करें तो संसद को ये पावर मिल जाती है कि वो सेवा से रिलेटेड जो विवाद हो रहे हैं इसको वो नागरिक न्यायालय और उच्च न्यायालय के एरिया से अलग कर दें और प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दें। मतलब प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष उनको प्रस्तुत कर सकता है ताकि जल्दी से इस प्रकार के केसेस की हैंडलिंग हो सके। हाँ, तो ट्रिब्यूनल्स की वैकेंसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिल ट्रिब्यूनल वैकेंसीज बाय 13 सितंबर सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर। ठीक है। और ये भी कहा है या तो आप भर्ती करो और नहीं तो अवमानना आपके ऊपर लगाई जाएगी, या तो फिर आप ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दीजिए। इतनी चेतावनी जो है सरकार को दी गई। आप सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कर सकते हो इतनी जल्दी, तो फिर ट्रिब्यूनल तो छोटी मोटी बात, उसमें आप क्यों देर कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और बताई गई थी, ट्रिब्यूनल्स की जो पावर है उसको किस प्रकार ने केंद्र सरकार ने कम करी है। इसको लेकर भी कोर्ट का ये कहना था कि आप कैसे जो है न्यायपालिका की शक्ति को कम कर सकते हो, चाहे वो नियुक्ति से रिलेटेड हो चाहे वो सेवा काल से रिलेटेड हो, इसको आप कैसे कम कर दे रहे हो। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से। उड़ीसा की सरकार स्पेंड करेगी 100 करोड़ रुपया ऑन आइकॉनिक स्कूल। इट विल बी ए माइलस्टोन इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के मामले में क्या सुधार किया जा सकता है उस पर यदि हमें लिखने को आता है तो हम इस न्यूज़ का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है। द उड़ीसा गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप एन आइकॉनिक स्कूल एट इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। The proposed school, according to the government, is likely to help create role model in varied fields with students expected to crack all India examination। तो हमें ऐसे बच्चे तैयार करना है, ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जो कि जिससे बच्चे, हमारे स्टेट के बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनको क्रैक कर सकें। According to the government, is likely to help create role models in various fields with student expected to crack all India examination। इसके अलावा it will have a total of 1000 student, ठीक है, 500 each in classes 11 and 12।
तो क्या है प्लानिंग, देखो, इट विल हैव ए टोटल ऑफ 1000 स्टूडेंट। 1000 स्टूडेंट हमको उठाना है पूरे उड़ीसा से, ठीक है, दूर दराज से, चाहे वो गांव के प्रतिभावान बच्चे हों, ठीक है। 500 ईच इन क्लास 11 एंड 12, कक्षा 11 के भी 500 और कक्षा 12 के भी 500। अब जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं ड्रॉन फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द स्टेट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन इट। तो दूर दराज के बच्चे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विच विल बी सेटअप ऑन 25 एकड़ ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर का आउटस्कर्ट है, यहाँ पर 25 एकड़ के एरिया में इसकी स्थापना की जाएगी यदि हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो। द स्कूल विल हैव फीचर्स सच एज लैंग्वेज लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लासेस, मैथमेटिक्स एंड हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर। ये सारी सुविधाएं इनको प्रोवाइड करी जाएंगी। क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सन विल इम्पार्ट एजुकेशन। तो क्वालिफाइड रिसोर्स पर्सन जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक laid the foundation stone for the school on Sunday. This iconic school will become a milestone in the education in the state. और यदि हम विजन डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आल्सो उड़ीसा आदर्श विद्यालय OAV which have been set up at block headquarters to provide free quality education in English to students are said to be reinvented. Each one will prepare a 10-year vision document या फिर रोड मैप जो कि हाईलाइट करता है what it will achieve in 10 years. According to the new strategy, जितने भी जो विद्यालय है ना, ओडिशा आदर्श विद्यालय विल बी ग्रीन कैंपसेस एंड कंप्लाई विथ नेट जीरो एमिशन स्टैंडर्ड बाय 2025। तो जलवायु परिवर्तन का भी खास यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी ना, उसमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021, इसको आप एक बार देख लीजिए जा कर के, क्योंकि ये आज न्यूज़ में रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो फार्मर से रिलेटेड है, हमारे एग्रीकल्चर से ये चीज़ रिलेट करती है, ठीक है। तो डाटाबेस क्रिएटेड विथ रिकॉर्ड्स ऑफ 5.5 करोड़ फार्मर्स। हमारे जो 5.5 करोड़ किसान हैं उनका डाटाबेस तैयार किया गया है। ये जो डाटाबेस है वो किस टाइप का है? सेंटर होप्स टू कवर 8 करोड़ बाय लिंकिंग इट टू स्टेट रिकॉर्ड्स। कोई भी योजना का लाभ किसानों को सही कैसे मिल सकता है, इसके लिए सरकार चाहती है कि किसानों का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास रहे, उनकी ज़मीन का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। द सेंटर हैज़ क्रिएटेड नेशनल फार्मर्स डाटाबेस विथ रिकॉर्ड ऑफ 5.5 करोड़ फार्मर विच इट होप टू इंक्रीज 8 करोड़ फार्मर बाई डिसम्बर बाई लिंकिंग इट टू स्टेट लैंड रिकॉर्ड डाटाबेस अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर।